एक गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर अर्जुन यादव अपनी बीवी कविता को एएसपी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अपनी पत्नी के ख्वाब पूरे करने के लिए उसने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब कविता अपने ऊंचे ओहदे पर पहुंचती है, वह अपनी असलियत भूल जाती है। वह बड़े लोगों और अफसरों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है और अपने गरीब शौहर से दूरी बना लेती है। कविता अपने शौहर अर्जुन से हाथ मिलाने तक से इनकार करती है। वह अपनी ज़रूरतों के लिए अमीर लोगों का सहारा लेती है और बदले में उनके साथ गलत रिश्ते बना लेती है। एक दिन अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है और ये वाकया हर एक के लिए एक सबक बन जाता है। अर्जुन, एक 28 साल का ऑटो रिक्शा ड्राइवर, शहर की तंग गलियों में अपना ऑटो चलाता था। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी। मेहनत, ईमानदारी और अपनी बीवी के ख्वाबों को पूरा करने का जुनून। वह हर रोज सुबह से रात तक ऑटो चलाता और जो कुछ कमाता उसका बड़ा हिस्सा कविता की पढ़ाई और कोचिंग पर खर्च करता। एक दिन जब वह शहर के एक व्यस्त चौराहे पर ऑटो चला रहा था, ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल विनोद सिंह उसे रोकता है। विनोद के चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। ऑटो एक तरफ लगाओ, उसने हुक्म दिया। अर्जुन ने नरमी से पूछा, क्या बात है साहब, मैंने क्या गलती की? विनोद ने आंख तरेरी और बोला, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, जुर्माना भरना पड़ेगा। अर्जुन हैरान था। उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था। साहब, मैंने कोई गलती नहीं की, आप बताइए मैंने क्या किया? विनोद ने धमकी दी, ज़्यादा बहस मत करो, या तो जुर्माना भरो या थाने चलो। थाने का नाम सुनकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा किस्मत उसे किसी दिलचस्प मोड़ पर ले आई है। उसने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है, मुझे थाने ले चलो। विनोद ने सोचा, यह आदमी सीधा सादा है। आमतौर पर लोग पुलिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, मगर यह खुद थाने जाने को तैयार था। उसने अर्जुन को ऑटो किनारे लगाने का हुक्म दिया और अपने साथी के साथ उसे थाने ले गया। सूरजपुर थाने में, जहां अर्जुन को लाया गया। 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी कविता राजपूत को एएसपी का ओहदा मिला था। अर्जुन ने कविता को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया था और दिन रात मेहनत की थी ताकि कविता एक दिन बड़ा अफसर बन सके। थाने पहुंचते ही अर्जुन को एक कुर्सी पर बैठने को कहा गया। करीब ही कविता फ़ोन पर किसी से सख्त लहजे में बात कर रही थी। देखो, मैं इस पोस्ट पर हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अपने ओहदे की इज्जत करना जानती हूँ। अर्जुन ने अपनी बीवी की आवाज़ सुनी तो हल्का सा मुस्कुराया। उसे यकीन था कि जब कविता को पता चलेगा कि उसका शौहर बेगुनाह पकड़ा गया है, वह ज़रूर उसकी मदद करेगी। कविता ने फ़ोन बंद किया और अपने दफ्तर से बाहर आई। उसने सख्त लहजे में पूछा, और कौन पकड़ा गया है? विनोद ने जवाब दिया, मैडम, इस शख्स ने ट्रैफिक कानून तोड़े हैं और जुर्माना देने से इनकार कर रहा है। कविता की नज़र अर्जुन पर पड़ी। वह एक लम्हे के लिए साखित रह गई, मगर अगले ही पल उसने आंखें फेर लीं और सख्त लहजे में कहा, अगर यह जुर्माना नहीं देना चाहता तो इसका ऑटो जब्त करो और इसे यहाँ से निकाल दो। अर्जुन को अपनी बीवी के यह अल्फाज सुनकर गहरा सदमा हुआ। उसने सोचा था कि कविता उसकी सच्चाई समझेगी और उसका साथ देगी, मगर यहाँ तो सब उल्टा था। कविता, क्या तुम वाकई ये कह रही हो? अर्जुन के होंठ सूख गए और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। यह वही औरत थी जिसके लिए उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था। वही कविता जो कहती थी, बस एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज वही कविता उसकी जद्दोजहद को कुचल रही थी। थाने में मौजूद सब लोग यह मंजर देख रहे थे। कुछ पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे यह सब उनके लिए कोई तमाशा हो। अर्जुन का चेहरा उदासी से भर गया। वह खामोशी से थाने से बाहर निकल आया। अपना ऑटो लेकर वह सड़क पर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे। चलते हुए वह सोच रहा था कि कविता की शादी के बाद भी उसने उसे पढ़ाने के लिए किस तरह मेहनत की, कैसे उसने अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया और हर रोज़ कविता के लिए किताबें खरीदी, कैसे उसने सारी रात मेहनत की और कविता को इस मकाम तक पहुंचाया, और आज कविता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। रात की तारीकी गहरी होती जा रही थी। अर्जुन घर की तरफ चल रहा था। उसके दिल में हज़ारों सवाल थे। उसकी आंखों में मायूसी थी और दिमाग में एक अजीब सा दर्द। घर पहुंचते ही उसकी माँ राधा देवी ने परेशान नज़रों से उसे देखा। बेटा, इतनी देर कहाँ लग गई? क्या सब ठीक है? माँ ने पूछा। अर्जुन ने एक गहरा सांस लिया और फिर धीमी आवाज़ में बोला, माँ, कविता बहुत बदल गई है। उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो जब्त कर लिया, वही ऑटो जिससे मैंने उसे यह मुकाम दिलाया।
राधा देवी के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। बेटा, तुमने दिन रात मेहनत की और आज वह तुम्हें जलील कर रही है। वह अपनी झुर्रियों वाली उंगलियों से पेशानी मलने लगी। अर्जुन का 6 साल का बेटा विवेक अपनी दादी के साथ खेल रहा था। वह अपनी नन्ही उंगलियों से दादी की गोद में खेलता था। दरअसल विवेक अपनी माँ से ज्यादा दादी के साथ रहने का आदी था। कविता हमेशा अपने करियर और पढ़ाई में मशगूल रहती थी, इसलिए विवेक को माँ का प्यार कभी नहीं मिला। बेटा, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन यह औरत तुम्हारी इज्जत नहीं करती। अब वह तुम्हें गरीब और कमजोर समझती है। राधा देवी को यकीन था कि अर्जुन अदालत से कागजात लेकर ऑटो वापस ले आएगा, लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया और वह नहीं आया तो कविता का गुस्सा बढ़ गया। इसे क्या हो गया है? क्या वह समझता है कि मैं उसका ऑटो वापस कर दूंगी? उसने खुद से सोचा। गुस्से में कविता सीधी विष्णुनगर कॉलोनी अपने घर चली गई। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि राधा देवी आराम से बैठी थी और अर्जुन फर्श पर बैठा था। विवेक अपनी ही दुनिया में खेल रहा था। कविता का गुस्सा और भड़क गया। उसने बिना सोचे ऊंची आवाज में कहा, तुम लोगों को पता भी है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? अर्जुन ने ऊपर देखा और नरम लहजे में कहा, कविता, क्या कह रही हो? माँ ने इसे पाला है और जितना यह बड़ा हुआ है प्यार और देखभाल से हुआ है। हमें तुमसे यह सीखने की जरूरत नहीं कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। लेकिन कविता का गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वह कुछ सुनने को तैयार न थी। वह गुस्से से बोली, और तुम एक आला अफसर होने के नाते यह भी नहीं देख सके कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। कविता के चेहरे पर शर्मिंदगी तो थी, लेकिन उसने अपना गुरूर नहीं छोड़ा। विवेक ने कहा, दादी, मैं माँ के पास नहीं जाना चाहता। मैं आप और बाबा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन कविता ने उसकी एक न सुनी। उसने जबरदस्ती विवेक को उठाया और घर से निकल गई। राधा देवी ने एक गहरा सांस लिया और कहा, कविता, जब वक्त आएगा तुम अपनी गलतियों पर पछताओगी। अर्जुन बस खड़ा देखता रहा। उसकी बीवी उसके बेटे को जबरदस्ती ले जा रही थी और वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता। विवेक की जुदाई। 6 साल का विवेक अपने पिता और दादी को छोड़ने के लिए तैयार न था। उसकी मासूम आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने बार बार कहा, दादी, मैं माँ के पास नहीं जाना चाहता। लेकिन कविता ने गुस्से से उसका हाथ खींचा और कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, मेरे साथ चलो। समय बीतता गया। कविता अपने बेटे विवेक की देखभाल करने में असमर्थ थी, इसलिए उसने एक नौकरानी मीनाबाई रख ली। एक दिन मीना विवेक को रामचंद्र मार्केट ले गई। संयोग से वहां राधा देवी भी कुछ सामान खरीदने आई थीं। विवेक ने जैसे ही अपनी दादी को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर उनके पास आया और उन्हें गले लगा लिया। दादी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं माँ के पास नहीं जाना चाहता। राधा देवी ने उसे गले लगाया और भावुक अंदाज में पूछा, बेटा, क्या हुआ? क्या तुम अपनी माँ से खुश नहीं हो? विवेक की आंखों में आंसू थे। दादी, एक चाचा हर शाम माँ के घर आता है। वह घंटों माँ के साथ हंसता रहता है। अगर मैं जागता हूँ तो वह मुझे जबरदस्ती सोने देता है। अगर मैं रोता हूँ तो वह मुझे मार भी देता है। राधा देवी का दिल टूट गया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने पोते को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अगले दिन उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल मजबूत होना चाहिए। अर्जुन डर गया। क्या हुआ माँ? राधा देवी ने पूरी कहानी सुनाई कि विवेक ने एक अजनबी के बारे में कैसे बताया, जो हर दिन वहां आता है और उसे मारता है। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माँ, अब नहीं, मैं अपने बेटे को वहां नहीं छोड़ सकता। मैं खुद जाकर उसे वापस लाऊंगा। राधा देवी ने सिर हिलाया। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे की भी है। अगले दिन अर्जुन और राधा देवी राजनगर अपार्टमेंट पहुंचे, जहां कविता का सरकारी क्वार्टर था। अर्जुन ने घंटी बजाई। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। कविता की आंखें आधी नींद में थीं। जैसे ही उसने अर्जुन और राधा देवी को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने घबराकर कहा। राधा देवी ने तेज लहजे में जवाब दिया, हम अपने पोते से मिलने आए हैं। क्या इसमें कोई अपराध है? कविता की जबान लड़खड़ाई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने दरवाज़ा हल्का सा धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। कमरे में आते ही उसकी नज़र बेड पर पड़ी। वहाँ एक अजनबी व्यक्ति लेटा था, जिसके चेहरे पर बेइज्जती झलक रही थी। दूसरी ओर विवेक चुपचाप बैठा था, जैसे उसकी मासूमियत छीनी गई हो। तो ये है तेरी असलियत कविता? अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। कविता ने बेइज्जती से कहा, हाँ तो क्या, ये मेरा घर है और यहाँ कौन रहेगा, ये फैसला मेरा है। अर्जुन का धैर्य जवाब दे गया,
उसने कविता को जोर से थप्पड़ मारा। यह वही घर है जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, और आज तुम इस घर में अजनबियों को जगह दे रही हो, लेकिन अपने पति और बेटे के लिए जगह नहीं है। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर वह अजनबी उठकर खड़ा हो गया। ये कौन गुस्सैल है जो तुम पर हाथ उठा रहा है? उसने कविता से पूछा। कविता ने गुस्से में कहा, यह मेरा बेकार पति है। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन राधा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इस पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। ये औरत अपने घर को खुद बर्बाद कर रही है। अर्जुन ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, विवेक, मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता, मेरे साथ चलो। लेकिन कविता हंस पड़ी। तुम उसे ले जाने का सोच भी नहीं सकते। वह मेरा बेटा है और मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने बेटे से इतना प्यार है तो तुम्हें अजनबियों के साथ रहने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। कविता ने अपना आखिरी हथकंडा अपनाया। ठीक है, अगर तुम इतना बड़ा इंसाफ पसंद हो तो ये कागजों पर हस्ताक्षर कर दो। उसने तलाक के कागज फेंक दिए। राधा देवी ने कागज उठाए और देखा कि कविता तलाक के लिए तैयार थी। अर्जुन के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कलम उठाई और बिना हिचकिचाहट के हस्ताक्षर कर दिए। अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। कविता, तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। ये कहकर उसने विवेक को उठाया और चला गया। राधा देवी भी उसके पीछे चल पड़ी। कुछ दिन बाद अर्जुन गहरी सोच में एक कोने में बैठा था। तलाक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और कविता अब उसकी जिंदगी से बाहर थी, लेकिन इस टूटे हुए रिश्ते ने उसके दिल में कई सवाल छोड़ दिए थे। अब आगे क्या? उसने खुद से पूछा। राधा देवी अपने बेटे के साथ थीं। एक दिन घर की सफाई करते हुए उन्हें एक पुराना कागज मिला। उन्होंने उसे खोला और ध्यान से देखा। बेटा, ये एक जमीन का दस्तावेज है और ये हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है। अर्जुन चौंक गया। ये जमीन कहाँ है माँ? उसने पढ़ते हुए कहा, यह जमीन विजयनगर में है। अब यह एक महंगा इलाका बन चुका है। इसकी कीमत करोड़ों में होनी चाहिए। यह सुनकर अर्जुन में आशा की किरण जाग गई। अगले दिन उसने एक प्रॉपर्टी एजेंट से संपर्क किया। जब एजेंट ने जमीन की कीमत बताई तो वह हैरान रह गया। जमीन लाखों में बिक सकती थी। अर्जुन ने सब कुछ कानूनी तरीके से किया और जमीन बेच दी। कुछ ही हफ्तों में उसके पास लाखों रुपए आ गए। पैसों की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन ने एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा, जहां वह, उसकी माँ और विवेक आराम से रह सकते थे। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। वह हमेशा पढ़ाई में होशियार था, लेकिन कविता के सपनों के लिए उसने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। माँ, अब मैं फिर से पढ़ाई करूँगा और एक अच्छी नौकरी पाऊँगा, उसने विश्वास से कहा। राधा देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, तेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। राधा देवी ने भी एक नया कदम उठाया। उन्होंने अचार और पापड़ बनाने का व्यवसाय शुरू किया और मीनाबाई को अपने साथ शामिल किया। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। अर्जुन ने दिन रात पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। लगभग 2 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि एक ऑटो ड्राइवर एसपी बन गया। उसकी कहानी टीवी चैनलों और अखबारों में छपने लगी। संपादक उसके घर पहुंचे और राधा देवी का इंटरव्यू लेने लगे। आपने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या किया? एक पत्रकार ने पूछा। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे सिर्फ मेहनत पर भरोसा करना सिखाया, बाकी सब उसने खुद किया। समय का चक्र। अर्जुन ने उसी क्षेत्र में पोस्टिंग लेने का फैसला किया जहां कविता अब भी एसपी थी। अब देखते हैं कि वर्दी का क्या घमंड है, उसने सोचा। कुछ दिनों बाद उसने विष्णु भवन, सूरजपुर में अपना नया पद संभाला। अब वह पूरे जिले के पुलिस कमिश्नर थे और कविता उसी जिले में एएसपी थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। कविता, जो अपने घमंड और ताकत पर नाच करती थी, अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसी दौरान थाने में एक बड़ी समारोह होने वाली थी। नए एसपी अर्जुन के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी गई। कविता भी इसमें शामिल थी। समारोह के दौरान कविता को मंच पर कुछ शब्द कहने के लिए बुलाया गया, लेकिन जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चकराकर गिर पड़ी। हॉल में खामोशी छा गई। लोग उसकी ओर भागे और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने परीक्षण किया और बताया कि वह गंभीर मानसिक दबाव और स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार है। अर्जुन, जो अब एसपी था, यह सुनकर चुप रहा। उसने समझ लिया कि कविता को शायद अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। कविता अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे, चेहरा फीका पड़ गया था और बाल बिखरे हुए थे। वह औरत
जो कभी अपने पद पर गर्व करती थी, अब जिंदगी से हार चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके बाजार गई। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। वह भूख से थक गई थी। अचानक उसकी नज़र राधा देवी पर पड़ी, जो अपनी दुकान के लिए सामान खरीद रही थी। कविता का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर गई, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ जी आप कैसी हैं? राधा देवी ने चौंक कर उसे देखा। प्यारी, तुम कौन हो? तुम मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। कविता का गला रंध गया। वह झुककर राधा देवी के पैर छूने लगी। माँ जी, मैं कविता हूँ, आपकी बहू, आपकी अपराधी। राधा देवी के चेहरे पर कठोरता नहीं थी। वह हैरान थीं, लेकिन कविता की हालत देखकर उनका दिल पिघल गया। उठो बेटी। उन्होंने कविता को उठाया और पहली बार उसे गले लगाया। कविता रोते हुए बोली, माँ जी, मैं बहुत तौबा कर रही हूँ। मैं अपना विवेक वापस चाहती हूँ। मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है। क्या मैं फिर से आपकी बहू बन सकती हूँ? राधा देवी की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तेरा दिल अब भी साफ है तो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उसी शाम कविता राधा देवी के साथ घर आई। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला और अपनी पूर्व पत्नी को देखकर एक पल के लिए रुका। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसके लहजे में गुस्सा नहीं, केवल थकान थी। कविता ने झुककर कहा, अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो। मैं हार गई हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मैं केवल एक माँ, एक पत्नी और एक इंसान बनकर जीना चाहती हूँ। अगर तुम राजी हो तो मुझे अपने बेटे के पास रहने दो। विवेक दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। वह दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, आप वापस आ गई। अर्जुन चुपचाप सब देखता रहा, फिर बोला, यह घर कभी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है, लेकिन अब जो भी होगा ईमानदारी, इज्जत और प्यार से होगा।